नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आप लोगों के सीए फाइनल के जुलाई 21 के एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं डिटेल में ओवरऑल एनालिसिस करूंगा सभी सब्जेक्ट का, न्यू कोर्स का भी और ओल्ड कोर्स का भी। पेपर का लेवल क्या क्या था, कैसे कैसे पेपर थे, कहाँ कहाँ से पेपर आए थे। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम के बाद आपको क्या करना है, एग्जाम के बाद क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहनी चाहिए, कैसे आपको सेल्फ एवेल्यूशन सेल्फ एनालिसिस करना है। इसके अलावा अपन बात करेंगे कि नवंबर 21 के जो एग्जाम्स हैं उनकी एक्सपेक्टेड डेट क्या रहने वाली है। इसके अलावा नवंबर 21 में आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, क्या मटेरियल फॉलो करना है, और साथ में नवंबर 21 के एग्जाम्स के पेपर का लेवल क्या रहने वाला है। इन सब बात पर अपन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को सैल्यूट है जिन्होंने भी जुलाई 21 में एग्जाम्स दिए, क्योंकि जुलाई 21 के एग्जाम्स आपको भी पता है किस सिचुएशन में हुए हैं। जो सेकंड लहर आई कोरोना की अप्रैल मई में, कितनी खतरनाक सिचुएशन थी, मतलब लाखों में इंडिया में डेथ हुई। काफ़ी सारे स्टूडेंट उस कोरोना की सेकंड लहर से अफेक्ट हुए। किसी स्टूडेंट के खुद के कोरोना हो गया, किसी की फैमिली में कोरोना हो गया, किसी की फैमिली में डेथ हो गई, और काफ़ी सारे स्टूडेंट उस लहर के चक्कर में डिप्रेशन में भी चले गए। ये लहर ने सभी को अफेक्ट किया, मतलब सभी लोगों को अफेक्ट किया, हमको भी अफेक्ट किया। मैंने भी 2 महीने तक जो लहर चली थी तब मैंने कोई वीडियो वगैरह रिकॉर्ड नहीं किया था। कोई वीडियो आप देखोगे यूट्यूब पे, क्योंकि तब सिचुएशन ऐसी थी, मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कॉल आते थे कि फैमिली में कोरोना हो रखा है, ये हो रखा है, हम एडमिट हैं या डेथ हो गई। तो पूरा माहौल ही एक तरीके से डिप्रेसिंग टाइप का माहौल था वो। तो उसको आपने फेस किया, उसको फेस करने के बाद आपने एग्ज़ाम दिया। इसके अलावा आपके एग्ज़ाम का जो था कि एग्ज़ाम कब होंगे ये भी अनसर्टेन था एक तरीके से, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने पहले डेट रिलीज भी नहीं करी थी, बताया भी नहीं था कि एग्ज़ाम कब होंगे। वो बाद में आपको पता चला, तो वो एग्ज़ाम की डेट्स तक भी अनसर्टेन थी। तो ये वाले एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग थे, जिसको आपने फेस किया जुलाई वाले। हाँ, नवंबर में भी कोरोना था, जो नवंबर 20 के एग्जाम हुए, जनवरी में भी था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक इस बार वाला लहर थी। आपको बताया इस बार वाली लहर कितनी खतरनाक थी, कितनी ज़्यादा डेथ इंडिया में हुई, कितनी ज़्यादा डेथ वगैरह हुई, कितने ज़्यादा कोविड के केसेस आए। उन सबको फेस करके आपने जुलाई 21 के एग्जाम दिए। और साथ में जो सेकंड लहर थी, सेकंड लहर के बाद जो इतने बड़े लेवल पे जो एग्जाम हुए वो खाली सीए के एग्जाम हुए। आपको भी पता है बाकी सारे एग्जाम तो पोस्टपोन हो गए, या कैंसिल हो गए, या जो यूपीएससी वगैरह की है तो आगे की डेट तक पोस्टपोन हो गए। जो सीए के ऐसे एग्जाम थे जो इस वाली सिचुएशन में हो पाए, तो इंस्टीट्यूट के लिए भी काफ़ी बड़ी बात है, और आप सभी लोगों के लिए भी काफ़ी बड़ी बात है कि आपने सेकंड लेयर के बाद इतने बड़े लेवल पे एग्जाम दिए। क्योंकि सीए का जो एग्जाम है एक दिन का एग्जाम नहीं होता, ये एग्जाम चलता है 15 दिन तक चलता है एग्जाम, जिसमें आपको 8 पेपर देने जाने पड़ते हैं। जिन्होंने भी बहुत रुपये 8 पेपर तक देने जाने पड़ते हैं उनको। तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन में आपने एग्जाम दिए, तो इस बात के लिए आपको फिर से सैल्यूट है। अब अपन आते हैं आज के रिव्यू वीडियो पे। सबसे पहले मैं जो पेपर हुए उनके एक एक सब्जेक्ट वाइज रिव्यू शेयर करता जाता हूँ आपके साथ। सबसे पहले एफआर की बात करते हैं। एफआर का न्यू कोर्स का जो पेपर था, इजी पेपर था, पूरा का पूरा मॉड्यूल से क्वेश्चन थे। मॉड्यूल से बोल दो, अगर क्वेश्चन बैंक बोलो क्वेश्चन बैंक, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में मॉड्यूल के क्वेश्चन होते हैं, तो पूरा का पूरा मॉड्यूल से था। आरटीपी एमटीपी के कुछ क्वेश्चन थे, तो पूरा का पूरा पेपर जो था एफआर का न्यू कोर्स का कॉपी पेस्ट पेपर था, इजी पेपर था। इसमें आप आराम से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते थे अगर आपने मॉड्यूल के क्वेश्चन कर रखे थे तो, स्टडी मेट के, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के। दूसरा ओल्ड कोर्स का जो एफआर का पेपर था, ये अबव एवरेज पेपर था, टफ पेपर था। कुछ क्वेश्चन न्यू थे, कुछ क्वेश्चन जो देखे हुए थे उनमें भी इंस्टीट्यूट ने कुछ एडजस्टमेंट कर दिए थे। 2-3 क्वेश्चन इन डेज के पूछ लिए थे, जबकि इन डेज इतने आते नहीं है ओल्ड कोर्स में, लेकिन पूछ लिए थे ज़्यादा। तो एफआर के केस में न्यू कोर्स का इजी था, ओल्ड कोर्स का अबव एवरेज था, या टफ भी बोल सकते हैं उसको। एसएफएम के केस में न्यू कोर्स का तो सबसे इजी पेपर था, मतलब अगर एसएफएम का पेपर देखा जाए तो इतना इजी पेपर था कि इंडिया में काफ़ी सारे लोग इस पेपर में एग्जामिशन लाएंगे अगर उन्हें स्टडी मैट भी पढ़ रखा था। स्टडी मैट के क्वेश्चन भी कर रखे थे तो भी काफ़ी सिंपल पेपर था। स्टडी मैट से सारे के सारे क्वेश्चन थे, या पास्ट पीएम से थे। अगर आपने क्वेश्चन बैंक कर रखा था, क्वेश्चन बैंक से सारे क्वेश्चन थे। तो एसएफएम का पेपर बिल्कुल ईजी पेपर था, बिल्कुल ईजी। मतलब क्वेश्चन भी कैसे छाटे थे उन्होंने, हर चैप्टर में जो ईजी वाले क्वेश्चन है ना, हर चैप्टर के वो उन्होंने उठा के दिए थे। काफ़ी सारे क्वेश्चन में तो फिगर तक चेंज नहीं करी, और काफ़ी में फिगर को 2 से इंटू कर दिया, किसी में 10 से इंटू कर दिया। तो एसएफएम का पेपर काफ़ी ईजी लेवल का पेपर था। इस पेपर में काफ़ी लोगों के 90+ मार्क्स आएंगे, और कुछ लोगों के इस पेपर में हो सकता है 95+ मार्क्स भी आ जाए। तो एसएफएम का पेपर न्यू कोर्स का काफ़ी इजी पेपर था। ये पेपर आपके एग्रीगेट बैठाने में काफ़ी हेल्प करेगा। दूसरा ओल्ड कोर्स का पेपर एसएफएम का आज तक का सबसे खतरनाक पेपर था। सबसे खतरनाक पेपर मैंने ओल्ड कोर्स का देखा, आउट ऑफ बॉक्स पेपर था बिल्कुल। टोटल क्वेश्चन में रिवर्स कैलकुलेशन थी, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाए थे इंस्टीट्यूट ने कि उसको सोचने में भी समय लग जाए। जो नवंबर 20 का न्यू कोर्स का पेपर आया था एसएफएम का, उससे भी कई ज़्यादा खतरनाक ओल्ड कोर्स का पेपर था। अगर ओल्ड कोर्स के पेपर में बोनस नहीं दिया इंस्टीट्यूट ने, तो ओल्ड कोर्स के पेपर में एसएफएम मुश्किल से मुश्किल, मुझे लगता नहीं कि 40 से प्लस किसी 2-4 बार बच्चों के आप अभी पाएंगे। इतना खतरनाक पेपर था, मतलब कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं था। एक आध क्वेश्चन अगर ढूंढने पे मिले तो बड़ी मुश्किल से मिल सकता है, बाकी टोटल क्वेश्चन न्यू थे, और टोटल में रिवर्स कैलकुलेशन थी। तो एसएफएम का आज तक का सबसे खतरनाक पेपर था ओल्ड कोर्स का, बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स पेपर था। इसके बाद ऑडिट का पेपर, न्यू कोर्स का वेरी टफ पेपर था। ऑडिट का काफ़ी टफ पेपर था न्यू कोर्स का। रिमोट एरिया से क्वेश्चन पूछे गए थे ऑडिट के पेपर में, ऐसे जो प्रोनाउंसमेंट की बुक्स है उसमें से पूछे गए थे काफ़ी सारे, और छोटे चैप्टर भी जो थे वो भी उसमें स्टडी मेट से ही पूछे गए थे, वो स्टडी मेट, लेकिन स्टडी मेट में रिमोट एरिया से पूछे गए थे। बाकी ऑडिट का पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ था न्यू कोर्स का, और ऑडिट के पेपर को आउट ऑफ बॉक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन टफ काफ़ी ज़्यादा था न्यू कोर्स का।
अगर ओल्ड कोर्स की बात की जाए तो ओल्ड कोर्स का ऑडिट का पेपर इजी पेपर था, सारे के सारे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट थे, मतलब जो पुराने क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट ने वही क्वेश्चन पूछे, मतलब इंस्टीट्यूट के जो आरटीपी एमटीपी या स्टडी मेट के क्वेश्चन है उन्हीं को घुमा फिरा के इंस्टीट्यूट ने ओल्ड कोर्स में पूछा था, तो ओल्ड कोर्स का ऑडिट का पेपर ईजी था। लो का पेपर देखा जाए, न्यू और ओल्ड कोर्स दोनों का एवरेज पेपर था, लेकिन लेंदी काफ़ी ज़्यादा था, मतलब सब पार्ट्स में काफ़ी सारे कैलकुलेशन, काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन, 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन, इस तरह से लो का पेपर बनाया हुआ था। न्यू कोर्स का भी और ओल्ड कोर्स का भी दोनों पेपर एवरेज थे, लेंदी काफ़ी ज़्यादा थे न्यू कोर्स के देखे जाएँ तो, लो के पेपर और लो का पेपर न्यू कोर्स का और ओल्ड कोर्स का। तो ये ग्रुप 1 का एनालिसिस था। न्यू कोर्स में देखा जाए ऑडिट का पेपर एक टफ था, अगर ऑडिट में अगर आप 40 नंबर मैनेज कर लेते हो या 35 मार्क्स भी मैनेज कर लेते हो तो आपका ये ग्रुप निकल जाएगा, क्योंकि 35 अगर मैनेज कर ले तो 4-5 नंबर इंस्टीट्यूट बोनस दे देता है अगर आपके बाकी पेपर ठीक हुए हैं तो ये ग्रुप आपका आराम से निकल सकता है। ग्रुप 1 FR/SFM ऑडिट लो में देखा जाए न्यू कोर्स में ओनली एक ऑडिट का पेपर टफ था, वेरी टफ पेपर था ऑडिट का। ओल्ड कोर्स की बात की जाए, ओल्ड कोर्स का तो पता नहीं, ओल्ड कोर्स का जिन्होंने पेपर सेट किया वो क्या चाहते थे, उन्होंने 2 पेपर तो बिल्कुल खतरनाक बना दिए। एक तो बिल्कुल ही खतरनाक बना दिया, बिल्कुल अलग ही लेवल का बना दिया, जो अभी तक मैंने बोला आज तक का सबसे टफ पेपर था CA की हिस्ट्री का, SFM का। दूसरा FR का पेपर भी टफ ही था, टफ की कैटेगरी में था। बाकी एक ऑडिट सिंपल था और लो एवरेज था। तो ओल्ड कोर्स का ग्रुप 1 का पेपर न्यू कोर्स के मुकाबले ज़्यादा टफ थे। अब अपन आते हैं सेकंड ग्रुप पे। सबसे पहले SCMP और AMA, SCMP और AMA की बात कर लेते हैं। न्यू कोर्स SCMP, ओल्ड कोर्स AMA। SCMP का पेपर कुछ लोगों को तो बिल्कुल टफ लगा था, अब कुछ लोगों को जिनको बिल्कुल टफ लगा था उनके साथ एक दिक्कत थी, उन्होंने जहाँ से भी कुछ भी क्लास वगैरह कुछ भी कर रखा था उन्होंने ओल्ड कोर्स टाइप का पढ़ रखा था और उस चक्कर में वो SCMP में बर्बाद होते जाते हैं। SCMP का कुछ लोगों को पेपर एवरेज भी लगा था, मतलब ज़्यादातर लोगों को ये पेपर अबव एवरेज लगा था, अबव एवरेज लगा था। कुछ लोगों को ये पेपर एवरेज लगा था। एवरेज क्यों लगा था? क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन था टारगेट कोस्टिंग का 20 मार्क्स का, वो क्वेश्चन स्टडी मेट में नहीं था, वो मेरे क्वेश्चन बैंक में था। वो इंस्टीट्यूट का पुराना क्वेश्चन है, ओल्ड कोर्स वालों, ओल्ड कोर्स का क्वेश्चन है वो टारगेट कोस्टिंग का, जो इंस्टीट्यूट ने फिगर चेंज करके न्यू कोर्स में पूछ लिया था। जिन्होंने वो क्वेश्चन कर रखा था, क्वेश्चन बैंक से जिन्होंने वो क्वेश्चन कर रखा था उनके लिए पेपर एवरेज होगा। जिन्होंने बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल याद कर रखा था, जबकि मैंने रिवीजन मैराथन में भी करवाया था, उनके लिए वो पेपर एवरेज होगा, क्योंकि 40 नंबर के 2 क्वेश्चन ठीक आ गए स्टार्टिंग के। बाकी लोगों के लिए पेपर अब एवरेज था। और जिन्होंने SCMP में ओल्ड कोर्स वाला मटेरियल पढ़ रखा था, मतलब जो थियरी वगैरह नहीं पढ़ते, उनके लिए पेपर बिल्कुल टफ था SCMP का पेपर। और AMA के पेपर की बात की जाए, ये पेपर टफ था AMA का पेपर। AMA के पेपर में थियरी ठीक थी, बाकी पेपर काफ़ी ज़्यादा लेंदी था। AMA का पेपर वही अटेंड कर सकता था जिन्होंने रिवीजन वीडियो और नोट्स देख रखे थे। जिन्होंने खाली क्वेश्चन किए उनके लिए AMA का पेपर टेक्निकल था, टफ पेपर था। ओवर वाला पार्ट फिर भी ठीक था, लेकिन बाकी पेपर टफ था। ये था SCMP AMA का। इसके बाद अपन आते हैं इलेक्टिव और इसका का पेपर देखो इस बार एवरेज था, कुछ लोगों को अब एवरेज भी लगा होगा, कुछ क्वेश्चन अच्छे भी थे इसका वाले पेपर में। अब बाकी पेपर की बात की जाए इलेक्टिव के पेपर की, इलेक्टिव के पेपर में देखो इस बार जो पेपर ईजी आए हैं वो आए हैं FSCM और GFRS। FSCM और GFRS के पेपर ईजी आए हैं। इलेक्टिव में यही होता है, कभी कोई सा ईजी आ जाता है, कभी कोई सा टफ आ जाता है, कभी कोई सा आउट ऑफ बॉक्स आ जाता है। तो FSCM GFRS ईजी आए हैं। इकोनॉमिक लॉ और इंटरनेशनल टैक्स के पेपर एवरेज आए हैं। इंटरनेशनल टैक्स कुछ लोगों को अब एवरेज भी लगा होगा, बाकी लेवल उसका एवरेज लेवल का ही था। इकोनॉमिक लॉ में एक केस स्टडी रिपीट भी हुई थी, आपको पता हो। और RM का पेपर जो है ये टफ पेपर आया है। RM का पेपर काफ़ी लोगों को टफ लगा होगा, कुछ लोगों को आउट ऑफ बॉक्स भी लगा होगा। तो RM का पेपर इस बार इंस्टीट्यूट ने टफ बना दिया। अब अगली बार क्या होगा नवंबर में, देखो इलेक्टिव में कुछ भी हो सकता है। इलेक्टिव एक किस्मत वाला खेल है, इलेक्टिव में कुछ भी हो सकता है। कभी कभी इंटरनेशनल टैक्स पूरा कॉपी पेस्ट आ जाता है। इस बार FSCM काफ़ी ज़्यादा कॉपी पेस्ट था। FSCM मतलब जो इंस्टीट्यूट की केस स्टडी उसी से कॉपी पेस्ट आ जाता है। मतलब एक पेपर तो ऐसा होता है इलेक्टिव में जो पूरा कॉपी पेस्ट आएगा। अब वो RM भी हो सकता है, इकोनॉमिक लॉ भी हो सकता है। तो आपने जो भी ले रखा है आप उसी को पढ़ के एग्जाम दे दो, अगर आपने पढ़ रखी है तो। बाकी मेरे अकॉर्डिंग जो बेटर सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक लॉ बेटर सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक लॉ में क्या है, पेपर टफ भी आ जाएगा तो आप मैनेज कर सकते हो। एक दूसरा इंटरनेशनल टैक्स भी सब्जेक्ट ठीक है। इंटरनेशनल टैक्स का पेपर आउट ऑफ बॉक्स आता है तब दिक्कत वाली बात होती है, जैसे नवंबर 19 में आया था। उसके बाद इंटरनेशनल टैक्स ईजी आया या तो एवरेज आया। तो अगर इंटरनेशनल टैक्स एवरेज भी आ जाता है तो आप मैनेज कर सकते हो। बाकी देखो FSCM और GFRS जो सब्जेक्ट हैं, GFRS के लिए आपको इंडियस अच्छे से आने चाहिए और US के गैप वगैरह जो भी हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए GFRS के लिए। और GFRS का पेपर टफ आ गया जिस दिन, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। FSCM का इस बार ईजी आ गया, आगे का कुछ कह नहीं सकते। RM भी आप ले सकते हो। RM में ऐसा नहीं कि RM का 2 अटेम्प्ट से टफ आ रहा है, क्योंकि RM का देखो जनवरी में भी टफ था, नवंबर 20 में भी टफ था और इस बार भी टफ है। अगली बार क्या पता RM का फिर से ईजी आ जाए, बिल्कुल सिंपल पेपर आ जाए। तो ऐसा मत सोचना कि RM का टफ आ रहा है आप चेंज कर दे। आपने जो ले रखा है वो ले लो बस। बाकी अगर किसी ने पढ़ ही नहीं रखा, किसी ने कुछ ले ही नहीं रखा सब्जेक्ट, आप वो चूज़ करेंगे इलेक्टिव, तो मेरे अकॉर्डिंग इकोनॉमिक लॉ सबसे बेस्ट है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे इकोनॉमिक लॉ सबसे बेस्ट है, फिर RM और इंटरनेशनल टैक्स सेकंड प्रायोरिटी पे RM और इंटरनेशनल टैक्स है। बाकी पेपर आप थर्ड प्रायोरिटी पे रखो। ऐसा मत सोचना FSCM ईजी आ गया इस बार ये ले लेते हैं FSCM। क्या पता FSCM आउट ऑफ बॉक्स आ गया, और FSCM आउट ऑफ बॉक्स आ गया ना तो आप कुछ भी नहीं लिख पाओगे उसमें, तो ये दिक्कत और हो सकती है। अब आते हैं DT वाले पेपर पे। DT के दोनों पेपर न्यू कोर्स और ओल्ड कोर्स दोनों के अब एवरेज पेपर थे। अब एवरेज पेपर थे। MCQ टफ थे दोनों में। कुछ MCQ एक केस स्टडी तो देखी हुई थी, एक केस स्टडी तो मतलब डाइजेस्ट से आई थी न्यू कोर्स में,
और ओल्ड कोर्स में भी एक केस स्टडी डाइजेस्ट से आई थी। बाकी एमसीक्यू टफ थे, बाकी एमसीक्यू आपको लगेंगे टफ लगेंगे। और एक केस स्टडी तो मैंने आपको बताया था जो आई थी एमसीक्यू की, वो तो बिल्कुल ही आउट ऑफ बॉक्स आ गई थी। तो डीटी का पेपर अब एवरेज था। जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट था उसमें भी कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट थे, कुछ क्वेश्चन देखे हुए मिलेंगे आपको, कुछ में कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट मिल जाएंगे, कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे भी थे जो बिल्कुल भी न्यू थे। तो डीटी का पेपर अब एवरेज था, लेंथी भी काफ़ी था न्यू और ओल्ड कोर्स का। अब लास्ट पेपर अपन आईडीटी की बात करें, आईडीटी का आज का पेपर हुआ है। जितना मैंने रिव्यू सुना है हमारे स्टूडेंट्स, जिनको भी मैंने कॉल करके पूछता हूँ, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स खुद ही मैसेज करते हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट को मैं कॉल करता हूँ जो भी, तो उनके अकॉर्डिंग आईडीटी पेपर उनको ईजी लगा। आईडीटी मेरी सब्जेक्ट भी नहीं है, मैं कुछ पढ़ाता नहीं आईडीटी, उनको ईजी लगा। बाकी मैंने जो रिव्यू सुने आईडीटी का पेपर, काफ़ी लोगों को बिलो एवरेज भी लगा, काफ़ी लोगों को एवरेज भी लगा। इसमें आईडीटी का पेपर मैंने देखा तो उसमें एक चीज़ पता चली कि जो पहला क्वेश्चन था वो ट्रिकी था। पहला जो 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो ट्रिकी क्वेश्चन था, उसमें कुछ न्यू एडजस्टमेंट थे। बाकी जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट थे, बाकी जो 5 क्वेश्चन थे डिस्क्रिप्टिव जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने थे, वो सब लोग अच्छे बता रहे हैं। मतलब अगर आपने आईडीटी में स्टडी मैट भी ठीक से पढ़ रखी है तो आप आराम से उन 4 क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मतलब ऐसा कोई भी नहीं है जिनको वो क्वेश्चन बेकार लगे हों। अगर आपको बेकार लगे हैं तो मतलब आपने कुछ गलत मटेरियल पढ़ रखा है। अगर आपको आईडीटी का पेपर टफ लग रहा है या आउट ऑफ बॉक्स लग रहा है तो आपको अपना मटेरियल चेंज करने की जरूरत है, जो भी आपने मटेरियल पढ़ रखा है। ये मैं बता दूँ आईडीटी में, क्योंकि आईडीटी का मैंने ऐसा कोई रिव्यू नहीं सुना कि जिसको बाद के क्वेश्चन बेकार लगे हो। हाँ, आईडीटी में कुछ एमसीक्यू थे जो ट्रिकी थे, जैसे एफटीपी वगैरह के एमसीक्यू थे या कुछ केस स्टडी टाइप के एमसीक्यू, वो थोड़े ट्रिकी थे। लेकिन बाकी ओवरऑल आईडीटी का पेपर एक एवरेज पेपर था काफ़ी लोगों के लिए, काफ़ी लोगों के लिए बिलो एवरेज भी पेपर था। हाँ, जिनको टफ लगा उनको सीरियसली आईडीटी में अपना मटेरियल चेंज करने की जरूरत है। आईडीटी का पेपर टफ कैटेगरी में बिल्कुल नहीं था। तो ये आपके 8 सब्जेक्ट के पेपर थे। सेकेंड ग्रुप की बात की जाए, सेकेंड ग्रुप इस बार फर्स्ट ग्रुप के मुकाबले सेकेंड ग्रुप थोड़ा टफ आया, क्योंकि पहले जो और अटैम्प्ट हुए उसमें फर्स्ट ग्रुप थोड़ा इजी था, फर्स्ट ग्रुप थोड़ा टफ था, सेकंड थोड़ा इजी था। लेकिन इस बार सेकंड ग्रुप थोड़ा टफ आया देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए तो। बाकी ओल्ड कोर्स की बात की जाए तो ओल्ड कोर्स में इस बार पेपर ज़्यादा खतरनाक आए हैं। ओल्ड कोर्स में एक पेपर जो ईजी आया है बिल्कुल, वो ऑडिट का पेपर आया है ईजी। बाकी ऐसा कोई ईजी पेपर ओल्ड कोर्स में कुछ भी नहीं है। आईडीटी का पेपर देखो ओल्ड और न्यू का सेम ही आता है। कुछ लोग होते हैं आईडीटी का पेपर अलग आता है, आईडीटी का ओल्ड और न्यू का एक ही पेपर बनता है आईडीटी का। तो ओल्ड कोर्स वालों के लिए इस बार दिक्कत वाला अटैम्प्ट था। ओल्ड कोर्स वालों के लिए पेपर थोड़े टेक्निकल सेट किए गए थे। बाकी न्यू कोर्स वालों के लिए जो अटैम्प्ट था ये नॉर्मल अटैम्प्ट की तरह ही था। नॉर्मल अटैम्प्ट जैसे नवंबर 20 में हुआ था या मई 20 में हुआ था या नवंबर 19 में हुआ था, कि 2-3 पेपर बिल्कुल ईजी थे ईजी की कैटेगरी में थे, 1-2 पेपर टफ की कैटेगरी में थे, एक आउट ऑफ बॉक्स था और 1-2 पेपर एवरेज की कैटेगरी में थे। जैसे देखा जाए इस बार न्यू कोर्स में एफआर का पेपर, एसएफएम का पेपर, एसएफएम तो बिल्कुल ईजी कैटेगरी था, और एक ये इलेक्टिव भी अगर किसी ने एफएससीएम जीएफआरएस ले रखी है ये भी ईजी आ गया, और एक आईडीटी भी काफ़ी लोगों को ईजी लगा हो। तो 3 पेपर अगर अपन मान सकते हैं ईजी की कैटेगरी में थे। इसके अलावा एससीएमपी और डीटी एवरेज और अब एवरेज की कैटेगरी में थे। किसी को एवरेज लगा होगा, किसी को अब एवरेज लगा होगा, ये 2 पेपर इस कैटेगरी में थे। और जो टफ की कैटेगरी में था, वेरी टफ या आउट ऑफ बॉक्स की कैटेगरी में था, वो एक ऑडिट का पेपर था। लो भी एवरेज की कैटेगरी में आ गया था, तो ऑडिट का पेपर एक वेरी टफ वाली कैटेगरी में था। तो न्यू कोर्स वालों के लिए सेम वही तरीका था कि 2-3 पेपर इन्होंने ईजी दे दिए, 2 पेपर अब एवरेज दे दिए, 1 पेपर आउट ऑफ बॉक्स दे दिया और 1 पेपर एवरेज दे दिया। इस अकॉर्डिंग इन्होंने न्यू कोर्स का पेपर सेट किया, जो जनरल इनका तरीका है। और आगे कैसे सेट करेंगे, आगे भी इनका यही तरीका रहने वाला है। इंस्टीट्यूट का ये ट्रेंड हमेशा चलता है, 1 पेपर तो आउट ऑफ बॉक्स देना ही है। 1 पेपर में तो इंस्टीट्यूट आपकी सब चीज़ें चेक कर लेता है, आउट ऑफ बॉक्स पेपर देखे। बाकी न्यू कोर्स, ओल्ड कोर्स की बात अलग है। ओल्ड कोर्स की तो स्पेशली बात है। ओल्ड कोर्स में तो पेपर आप ही देख रहे हो कि कैसे आए हैं। ओल्ड कोर्स में ऑडिट के अलावा कुछ भी ऐसा ईजी नहीं आया। अब एग्जाम के बाद आपको क्या करना चाहिए, आपके एग्जाम सारे हो चुके हैं ओवर, तो एग्जाम के बाद सबसे पहले तो आपको अपना सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। अब आप सारे पेपर निकाल के, क्योंकि अब तो आपके एग्जाम हो चुके हैं, अब आपके पेपर आप निकालो सारे के सारे, जो भी आपने पेपर दिए, 4 सब्जेक्ट के, 8 सब्जेक्ट के जो भी पेपर दिए हैं, उनका डिटेल में एनालिसिस करो, सबके आंसर चेक करो। देखो एफआर एसएफएम काफ़ी सारे सब्जेक्ट में तो काफ़ी सारे क्वेश्चन तो आपको मॉड्यूल में मिल जाएंगे, मॉड्यूल में आरटीपी एमटीपी में, वो तो आपको वहाँ से पता चल जाएंगे क्या आंसर आना चाहिए, क्या आंसर आप लिख के आए, उस अकॉर्डिंग आप आंसर चेक करो। कुछ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, कुछ नए क्वेश्चन होंगे, तो उनके सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। काफ़ी सारे तो मैं डाल दूंगा, एससीएमपी डीटी वगैरह तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, बाकी और भी आपको मिल जाएंगे, सारे लगभग सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप एनालिसिस करो, देखो कि कितने मार्क्स आपके जुड़ रहे हैं। थियरी वगैरह में आप एनालिसिस करो, स्टडी मेट से मैच करो कि कीवर्ड्स वगैरह मैच हो रहे हैं, उस अकॉर्डिंग ठीक से एनालिसिस करो। ऐसा नहीं हवा में एनालिसिस कर रहे हो, चलो इसमें 70 आएंगे, इसमें 80 आएंगे, ऐसा भी नहीं करना। और एक ऐसा भी नहीं करना कि आपके जुड़ तो रहे हैं 80, लेकिन मान लिया 60 कि 80 है, इंस्टीट्यूट 20 नंबर की स्केलिंग कर देगा, 60 आएंगे। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि एसएफएम का पेपर ईजी आए तो इंस्टीट्यूट स्केलिंग कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो नॉर्मल तरीके से नंबर जुड़ रहे हैं ना, उतना आप नंबर जोड़ो,
नॉर्मल तरीके से हर क्वेश्चन को देखो आपने क्या गलतियाँ की है, स्टेप मार्किंग होती है, बात ध्यान रखना। डीटी वगैरह में काफ़ी लोगों की एक एक गलतियाँ हो गई छोटी, उससे ऐसा नहीं कि पूरे मार्क्स कट जाते हैं। जैसे डीटी में अनोनिमस डोनेशन की काफ़ी लोगों ने गलतियाँ करी है, तो उससे ऐसा नहीं होगा चैरिटेबल ट्रस्ट का 8 नंबर का क्वेश्चन 0 मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। उससे आपका मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 नंबर कटेगा, मैक्सिमम 2 कट सकता है, मुश्किल कम से कम 1 नंबर कटेगा, ये होगा। तो ऐसे आपको एनालिसिस करना है, ऐसे हवा में एनालिसिस नहीं करना, स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग एनालिसिस करना है। फिर आपको देखना है कि आपके कितने मार्क्स जुड़ रहे हैं। मान लो आपके सभी पेपर अच्छे हुए, एक आध सब्जेक्ट में आपके 35 जुड़ रहे हैं, मान लो किसी का ऑडिट में 35 जुड़ रहा है, या किसी का ओल्ड कोर्स का एसएफएम में 35 मार्क्स जुड़ रहे हैं, और बाकी पेपर अच्छे हुए हैं, बाकी पेपर में 50+ मार्क्स जुड़ रहे हैं या अच्छे मार्क्स जुड़ रहे हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप पास हो जाओगे गारंटी से। वो इंस्टीट्यूट ऐसे पेपर में, मतलब आपके बाकी पेपर ठीक हैं, एक पेपर में थोड़े बहुत कम ज़्यादा हैं, तो इंस्टीट्यूट उसको एडजस्ट कर देता है, आपको बोनस मार्किंग करके पास कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। मान लो आपके एकदम ही अच्छे जुड़ रहे हैं मार्क्स, आपको गारंटी है कि आप पास होगे, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बात है। अगर मान लो आपने एक ही ग्रुप दिया है, एक ग्रुप में आपको पता चल रहा है कि आप पास हो जाओगे, आपने नंबर जोड़ लिए पास हो जाओगे, तो दूसरे ग्रुप की कुछ दिन बाद, ऐसा नहीं बोल रहा मैं आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दूँ, 2-4 दिन का रेस्ट लेके, 5-7 दिन का रेस्ट लेके, या थोड़े दिन घूम फिरने के बाद उसकी तैयारी आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा रिजल्ट बाद। और एक केस ये है कि मान लो आपको लग रहा है कि इस बार फेल होंगे, मतलब आपके काफ़ी कम मार्क्स जुड़ रहे हैं, किसी सब्जेक्ट में 15 जुड़ रहे हैं, किसी में 20 जुड़ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, देखो ऐसे भी होते हैं केस। तो ऐसा केस है, या मान लो आपको लग ही रहा है कि फेल होंगे, बहुत ग्रुप जिन्होंने दिए हैं या सिंगल ग्रुप दिए हैं, अच्छे से एनालिसिस करना है, हवा में एनालिसिस करना। जिनको कंफर्म लग रहा है फेल होंगे, वो भी 5-7 दिन का ब्रेक लेके, 5-7 दिन का ब्रेक जरूर लेना। ऐसा नहीं कि आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दी, 5-7 दिन का ब्रेक लेके पढ़ाई स्टार्ट कर देना। ऐसा नहीं कि एग्जाम तक वेट करो, एग्जाम के रिजल्ट तक। रिजल्ट देखो कब तक आएगा आपको पता है, सितंबर 1st वीक या सितंबर 2nd वीक तक रिजल्ट आएगा, क्योंकि इतना टाइम लेता है। आप पुराने एग्जाम के रिजल्ट देखो उस अकॉर्डिंग सितंबर 1st वीक तक आपका रिजल्ट आएगा, ऐसा मानोगे तो फिर बाद में टाइम कम मिलेगा। अगर आपका एग्जाम मान लो नवंबर में, जो डेट दे रखी है 2 नवंबर की, 1 नवंबर की, उसी डेट से होता है जो हमेशा होता है, तो आपको टाइम 2 महीने का ही मिलेगा, दिक्कत आ जाएगी। तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देना। अगर आपके नंबर बिल्कुल कम जुड़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम इस बार पास नहीं हो पाएंगे, तो आप तैयारी स्टार्ट कर देना। एनालिसिस करना जरूर, डिटेल में एनालिसिस करना, सारे पेपर लेना, एक एक करके एनालिसिस आज कल में 1-2 दिन में कर लेना, ये जरूर करना है आपको। एनालिसिस जरूर डिटेल में आपको करना है। साथ में अब एग्जाम के बाद जिनको लग रहा है कि हम पास हो जाएंगे, जिनका एक ग्रुप पेंडिंग था या बहुत ग्रुप पेंडिंग थे, और जिनको कंफर्म लग रहा है कि पास हो जाएंगे, रैंक आ जाएगी, ऐसा लग रहा है जिनको, तो अब उनको तो अच्छी बात है, उनके लिए तो पास हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो उनको अब 1.5 महीना है, 1.5 महीने में क्या करें वो, तो देखो 1.5 महीने में मैं तो ये बोलूँगा कि आप थोड़ी मस्ती करो 1.5 महीने में, घूमो फिरो, मजे करो। क्योंकि देखो सीए बन गए आप, सीए बनने के बाद आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला। सीए बनने के बाद आप जॉब वगैरह में लग जाओगे, जॉब वगैरह में वैसे ही टाइम नहीं मिलता, आपको ही पता है, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला। कुछ लोग क्या करते हैं, 1.5 महीना जॉब मिलेगा आपको रिजल्ट से पहले का, इसमें भी वो कुछ लोग जॉब के लिए जॉब के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं कि जॉब के लिए ये कर लेते हैं, ये कोर्स कर लेते हैं, वो कोर्स कर लेते हैं, या जॉब के लिए ये सीख लेते हैं, इंग्लिश सीख लेते हैं, या वो सीख लेते हैं। उससे कुछ नहीं होने वाला, जिसकी जॉब लगनी है लग जाएगी। तो ये फालतू काम मत करो। आपको जो भी चीज़ें करनी है जॉब के लिए, जो CV वगैरह भी बनाना है, मैं तो ये बोलूँगा रिजल्ट बाद ही बनाना, सब चीज़ें रिजल्ट बाद ही करना। रिजल्ट से पहले आप थोड़े मजे करो लाइफ के, क्योंकि इसके अलावा आपको फिर बाद में टाइम नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूँ मैं, तो जिनको भी पास का लग रहा है, जिनके भी अच्छे एग्जाम्स हुए हैं, जिनका भी एक ग्रुप दिया था, 2 ग्रुप दिया था, कुछ भी दिया था, तो जिनको भी पास का लग रहा है, अच्छे एग्जाम हुए, जिनको भी रैंक वगैरह का लग रहा है, या पास का कैसा भी लग रहा है, उनको सबसे पहले एक बार वो जिस भी भगवान को मानते हैं उनके मंदिर जाना चाहिए। जैसे जो भी भगवान को मानते हैं ना, आप अपने में होता है, जैसे काफ़ी सारे लोगों में होता है कि अपना एक मंदिर होता है जहाँ अपन जाते हैं, अपनी फैमिली वाले जाते हैं। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में काफ़ी सारे लोग खाटू श्याम जी जाते हैं, या यूपी में बात करें तो वृंदावन जाते हैं। मैं भी, मेरे एग्जाम हुए थे ख़त्म, जैसे मेरे एग्जाम हुए थे 15 मई को एग्जाम खत्म हो गए थे, तब 15-16 मई को, तो मैं अगले दिन ही वृंदावन चला गया था फ्रेंड्स के साथ। तो आप भी ऐसा करना, सबसे पहले भगवान के पास जाना। कुछ लोग क्या करते हैं, भगवान को कब याद करते हैं, रिजल्ट बाद याद करते हैं, कि रिजल्ट बाद भगवान के पास जाते हैं या पास होने पे। या कुछ लोग क्या करते हैं, रिजल्ट से 2 दिन पहले जाते हैं। देखो रिजल्ट से पहले जाओगे तब तक सब चीज़ें हो चुकी, आपकी कॉपी वगैरह सब चेक हो चुकी, आपकी मार्कशीट वगैरह सब बन चुकी, अब कुछ नहीं होने वाला। तो अभी चले जाओगे तो जो लक वाला फैक्टर होता है ना, देखो क्या होता है, 2-3% लक होता है सब चीज़ों में, तो लक वाला फैक्टर आपका साथ दे देगा। तो भगवान को याद करना जरूरी है, जरूर भगवान के पास, जिसको भी मानते हो आप, जिनको भी मानते हो उनके पास सबसे पहले जाना, घूमना फिरना बाद में। क्योंकि अभी कोरोना थोड़ा कंट्रोल में भी है, आप जा भी सकते हो। पहले तो लहर खतरनाक चल रही थी, अभी थोड़ा कंट्रोल में। साउथ वाले साइड को छोड़ दें, वहाँ थोड़ा अभी केस आ रहे हैं, लेकिन बाकी जगह कंट्रोल में है, तो आप जा सकते हो आराम से। तो ये काम आप ज़रूर करना, इसका फ़र्क पड़ता है, इन चीज़ों को फ़र्क पड़ता है। अब अपन आगे की बात करते हैं। नवंबर 21 एग्जाम्स, सबसे पहले एक्सपेक्टेड डेट क्या रहने वाली है, क्योंकि एक्सपेक्टेड डेट हो सकता है नवंबर स्टार्टिंग में भी हो जाए, जो डेट फिक्स होती हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि 20 नवंबर के आसपास, जैसे आपके मई के एग्जाम 21 मई से हुए थे ना शेड्यूल, वैसे ही 20 नवंबर के आसपास भी स्टार्ट हो सकते हैं, 20 नवंबर के आसपास भी पेपर स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन गारंटी नहीं है इसकी, इंस्टीट्यूट चाहे तो 2 नवंबर जो है 2 नवंबर से भी स्टार्ट कर सकता है।
तो आप तो यही मान के चलो कि अभी पेपर 2 नवंबर से होंगे, 2 नवंबर या 1 नवंबर जो डेट होती है ना, उसी डेट से होंगे और उसी डेट के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना, जिनको भी नवंबर 21 एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। दूसरा, नवंबर 21 के लिए जो स्ट्रेटेजी होगी डिटेल में मैं बता दूंगा कि आपको कैसे रिवीजन करने हैं, 3 रिवीजन कैसे करने हैं, कैसे आपको नवंबर 21 के लिए प्रिपरेशन करनी है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स नवंबर 21 एग्जाम्स में स्कोर कर पाओ। तीसरा, अमेंडमेंट्स क्या रहेंगे नवंबर 21 के लिए। तो देखो, May 21 और नवंबर 21 का कोर्स लगभग सेम है। अगर कोई आपको पागल बनना है, कोई भी टीचर, तो पागल मत बनना। नवंबर 21 और May 21 का लगभग कोर्स सेम है, कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, बिल्कुल नेग्लिजिबल अमेंडमेंट है। मतलब DT में भी नेग्लिजिबल अमेंडमेंट, एकदम नेग्लिजिबल अमेंडमेंट है। तो अमेंडमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई अमेंडमेंट वगैरह क्लास लेने मत बैठ जाना। May 21 और नवंबर 21 का सेम है। May 21 और नवंबर 21 का बिल्कुल कोर्स सेम है, छोटे मोटे अमेंडमेंट है, बाकी कुछ भी अमेंडमेंट्स नहीं है। IDT में बिल्कुल नेग्लिजिबल अमेंडमेंट है थियरी वगैरह में, बाकी कोई खतरनाक अमेंडमेंट नहीं है। हाँ, सबसे ज़्यादा फिर भी देखा जाए सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट IDT में ही है, लेकिन उसमें भी कोई खतरनाक अमेंडमेंट टाइप के नहीं है। तो अमेंडमेंट के पागल, अमेंडमेंट की चीज़, जो अमेंडमेंट वाली जो चीज़ है, इसके केस में पागल मत बनना। इसके अलावा नोट्स मैंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के शेयर कर रखे हैं वेबसाइट पे, फ्री नोट्स हैं। SFM के हो गए शेयर, कोस्टिंग के भी कर रखे हैं, DT वगैरह के भी कर रखे हैं। इसके अलावा FR के भी मैं वहाँ डाल दूंगा, और जो भी होंगे नोट्स सारे मैं वहाँ डाल दूंगा। फ्री नोट्स होंगे सारे के सारे, वहाँ से आप डाउनलोड करके वो नोट्स फॉलो कर सकते हो। सारे के सारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल से ही बने हुए हैं। क्वेश्चन बैंक मैंने डाल ही रखे हैं May 21 नवंबर 21 के, वो आप देख सकते हो। और एक लो का क्वेश्चन बैंक पेंडिंग है, वो रेडी हो रहा है, जैसे रेडी हो जाएगा वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और रिविजन वीडियो भी SFM, कोस्टिंग और DT वगैरह के तो डाल रखे हैं, इंटरनेशनल टैक्स के डाल रखे हैं। FR के भी सारे रिवीजन वीडियो आ जाएंगे। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट का भी कोशिश होगी जो जो पॉसिबल हो पाएगा उनके रिवीजन वीडियो डालने की। इसके अलावा ABC एनालिसिस जो है, अभी आप May 21 वाला फॉलो कर सकते हो, लगभग सेम ही रहने वाला है। मैं हमेशा बोलता हूँ ABC एनालिसिस मेरा कोई स्पेशल एनालिसिस नहीं है, ये इंस्टीट्यूट का ही ट्रेंड है। इंस्टीट्यूट ने अपनी साइट पर भी डाल रखा है कि वो किस अकॉर्डिंग वेटेज रखते हैं, और इंस्टीट्यूट का पास्ट पेपर देखोगे वही एनालिसिस सेम चलता है, इंस्टीट्यूट चेंज नहीं करता। एक SCMP ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछ लेता है, उसका एनालिसिस पूरा चेंज होता है। बाकी सभी सब्जेक्ट का लगभग सेम होता है, DT का लगभग सेम यही रहता है। आप पुराने एनालिसिस देख लो, करंट वाला देख लो मेरा। तो ABC एनालिसिस आप पुराना वाला देख सकते हो अभी के लिए। बाकी जो भी चेंज होगा, थोड़ा बहुत भी चेंज होगा, मैं नया बना दूंगा और नवंबर 21 के लिए डिटेल में डाल दूंगा। और ABC एनालिसिस में पहले कैटेगरी A कवर करो, फिर B कवर करो, फिर C कवर करो। ऐसा नहीं कि C को बिल्कुल ही छोड़ दिया। C में ऐसा भी नहीं, तो कुछ लोग सोचते हैं C में कुछ भी नहीं आता, ऐसा मैंने किसी भी वीडियो में नहीं बोला। हर वीडियो में मैंने बताया C में 15 से 20 नंबर का वेटेज, किसी में 10 से 15 नंबर का वेटेज रहता है। हाँ, C का कंटेंट ज़्यादा होता है, वेटेज कम होता है, तो आप इस अकॉर्डिंग कवर कर सकते हो पहले कैटेगरी A, B और C। हाँ, फिर कुछ चैप्टर छोड़ने हैं, आपसे कोर्स ही नहीं हो पा रहा, कुछ छोड़ने हैं, तो कम से कम आप A और B से कुछ ना छोड़ो, C से फिर कुछ छोड़ना हो तो C से ही छोड़ो। तो इस अकॉर्डिंग ABC एनालिसिस वगैरह आप देख सकते हो। साथ में रिवीजन मैराथन, इस बार मैंने ली थी रिवीजन मैराथन, इस बार FR की भी ली थी अजय ने, और मैंने DT की भी ली थी और कोस्टिंग की भी ली थी, और आपका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आया। DT वाले वीडियो पे तो 1 लाख से प्लस व्यूज़ हो गए, 1 लाख प्लस व्यू हो गए DT वाले वीडियो पे। कोस्टिंग वाले पे भी 70-80,000 व्यू, 80,000 लगभग व्यूज़ हैं, और FR पे भी 50-60,000 व्यूज़ हैं। तो रिवीजन मैराथन जो लास्ट डे एग्जाम वाली रिवीजन मैराथन थी, मैं कोशिश करेंगे कि नवंबर 21 में भी ये सारी सब्जेक्ट की कवर की जाए, मतलब जितनी हो सके। FR, SFM, DT, इंटरनेशनल टैक्स और कोस्टिंग की तो आपको मिलेगी, और बाकी कोशिश होगी कि बाकी सब्जेक्ट की भी कुछ ना कुछ कवर अप करवाया जाए, क्योंकि रिवीजन मैराथन से काफ़ी लोगों को हेल्प हुई है इस बार। काफ़ी मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ मैसेज हैं रिवीजन मैराथन से, जिनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। DT में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली, काफ़ियों के पेपर रिवीजन मैराथन के कारण अच्छे हो गए, काफ़ियों के कोस्टिंग में इसके कारण अच्छे हो गए। मैंने कोस्टिंग में जो इंपॉर्टेंट जो बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल वगैरह सब चीज़ें कवर करवा दी थी रिवीजन मैराथन में। रिवीजन मैराथन में क्या होता है, साथ साथ अपनी पढ़ाई हो जाती है, आपके हाथ में लाइव जुड़ रहा हूँ, साथ साथ अपन क्या कर लेते हैं, रिवीजन भी थोड़ा फास्ट हो जाता है और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाती है। तो रिवीजन मैराथन इस बार 5 से 6 घंटे की जो हुई थी, 5 घंटे की, 7 घंटे की, वो कोशिश रहेगी हमारी सब्जेक्ट की तो होगी नवंबर 21 के लिए। बाकी सब्जेक्ट की भी कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे। तो रिवीजन मैराथन नवंबर 21 के लिए एग्जाम्स के लिए होगी, ये भी मैं आपको बता दूँ। 21 एग्जाम्स की प्लानिंग करनी है, और कम से कम 3 रिवीजन का प्लान बनाना है, और साथ साथ टेस्ट भी देने हैं। टेस्ट चाहे आप घर पे बैठ के दो, चाहे आप इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर दो, चाहे पास्ट पेपर को सोल्व करके दो, चाहे कोई टेस्ट भी ज्वाइन करके दो, लेकिन टेस्ट देना जरूर। टेस्ट से आपकी सेल्फ प्रैक्टिस भी होगी, और टेस्ट अगर आप ठीक से दोगे तो जैसे टेस्ट में आपके मार्क्स रहे, लगभग उतने ही मार्क्स मेन एग्जाम में आएंगे, उससे थोड़े ज़्यादा ही आएंगे, कम नहीं आएंगे, अगर ठीक से आप टेस्ट देते हो तो। हमारे जो भी स्टूडेंट, मैंने आपको टेलीग्राम पे जो हमारे टेस्ट होते थे उसमें टॉपर्स की लिस्ट भी शेयर करी थी, तो जो भी स्टूडेंट, उनसे मैं लगातार टच में रहता हूँ, एग्जाम के टाइम पे उनको लगातार कॉल वगैरह चलते रहते हैं। तो वो कुछ स्टूडेंट जैसे सलोनी मित्तल है, अक्षित अग्रवाल है, सुमित जांगीड़ है, सुरेंद्र पाल है, और एक शुभम मित्तल है, रोहित है, तो ये कुछ स्टूडेंट हैं जिनके टेस्ट में काफ़ी अच्छे मार्क्स आते थे, और मेन एग्जाम में भी इनके लगभग उतने ही मार्क्स आएंगे, और इनकी गारंटी है कि रैंक आएगी, क्योंकि मेरी रोजाना बातें होती हैं तो पता है कि कैसे कैसे एग्जाम हुए, तो गारंटी है कि इन सबकी रैंक आएगी। तो अगर आप भी अपना इस अकॉर्डिंग प्लानिंग करोगे, कम से कम 3-4 रिवीजन की प्लानिंग करोगे, साथ में टेस्ट दोगे, तो आपका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सेल्फ इवैल्यूएशन तो जरूर कर ही लेना कि क्या रिजल्ट रहने वाला है, उस अकॉर्डिंग आप आगे की प्रिपरेशन कर पाओगे, आगे का डिसीजन ले पाओगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।